इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्योली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा ही आर्थिक विकास की है बड़ी ताकत। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित निनाद उत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में पद्म विभूषण श्रीमती सोनल मानसिंह को भी किया सम्मानित। चंपावत में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बोली, 2047 के विकसित भारत में उत्तराखंड निभाएगा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेशवासियों से की ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने की अपील। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने आंदोलन और शहीदों की यादें साझा की। कहा, जश्न और दुर्लभ तस्वीरों ने नागरिकों की आंखें भर दी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और बेंगलुरु रूट पर चलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। जिन देशों ने बहुत प्रगति की है और विकास देखा है, वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे एक बड़ी ताकत रहा है। कितने हवाई अड्डे बने हैं, कितने वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, ये सभी चीजें विकास से जुड़ी है। दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें साथियों आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें
भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता। होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित निनाद उत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना पद्म विभूषण श्रीमती सोनल मानसिंह को सम्मानित किया, साथ ही पौराणिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्षों की यात्रा राज्य को नई दिशा और पहचान देने के लिए समर्पित रही है। हमारी सरकार ने भी पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने में संकल्प के साथ विकास के प्रत्येक क्षेत्र में दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। हिमालय निनाद महोत्सव राज्य स्थापना के रजत वर्ष में, रजतोत्सव में 25 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। उस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद, वरिष्ठ नेता हमारे बहुत आदरणीय नरेश बंसल जी, पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, पद्मश्री पुष्पेश पंत जी, पर्वतीय महासभा लखनऊ के अध्यक्ष हमारे गणेश जोशी जी, पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय नपलचाल जी, महानिदेशक संस्कृति युगल किशोर पंत जी, मधु भट्ट जी, उपाध्यक्ष संस्कृति विभाग एवं हमारे सभी आए हुए आज यहाँ पर हमारे अतिथिगण विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी हमारे देवभूमि के कलाकार, साहित्यकार, संगीतज्ञ, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबका आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही
मैं संस्कृति विभाग की पूरी टीम को भी इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये निनाद सांस्कृतिक संध्या सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की संवेदना, संस्कृति और संकल्प का उत्सव है। निनाद अर्थात वो ध्वनि जो आत्मा को छूती है, आत्मा को छू जाए। और सच कहूँ तो उत्तराखंड की आत्मा का निनाद उसके लोकगीतों में, नृत्यों में, वाद्य यंत्रों और परंपराओं में ही बसता है। और जब हम उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो यह अवसर कृतज्ञता और गर्व का क्षण है। कृतज्ञता उन राज्य आंदोलनकारियों के प्रति है जिन्होंने अपने लंबे संघर्ष से, त्याग से, बलिदान से हमें उत्तराखंड की पहचान दी, उत्तराखंड राज्य स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और गर्व इस बात का है कि हम सब ने मिलकर 25 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं है, बल्कि एक संस्कृति, एक भावना और एक जीवन दर्शन है। यहाँ की नदियाँ हमें संयम सिखाती हैं, यहाँ के पर्वत हमें स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं और यहाँ की लोक संस्कृति हमें बताती है कि जीवन का असली सौंदर्य सादगी और सामंजस्य में बसता है। इसलिए हमारे जागड़, झोड़ा, चांचरी, हुड़का और रणभेरी ये केवल कलात्मक अभिव्यक्तियां नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा है। निनाद जैसे आयोजन हमें अपनी उसी मूल से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विकास के साथ साथ संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया कि इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी को इस निनाद के माध्यम से एक सूत्र में पिरोया गया है। एक और जहां हिमाचल के खोड़ा नृत्य ने समा बांधा, वहीं आसाम के बिहू और लद्दाख के जोबरा नृत्य ने इस मंच को जीवंत बनाया। साथ ही गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और मालिनी अवस्थी जी और सुरेश वाडेकर जी सहित अनेक कलाकारों ने निनाद को अविस्मरणीय बना दिया। निनाद में प्रदर्शित की गई राज्य आंदोलन गैलरी हमें उन बलिदानों की याद दिलाती है जिनके कारण हमारा राज्य अस्तित्व में आया। निनाद ने सिद्ध कर दिया कि जब संस्कृति, कला और समाज एक साथ चलते हैं तो विकास में आत्मा का संचार होता है। भाइयों बहनों, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की राह पर है, तब अपने लोकल को ग्लोबल बनाना ही सच्चा विकास है। इसलिए हमारी सरकार ने इसी सोच के साथ लोक कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, पारंपरिक कलाओं को नई पहचान देने की दिशा में अनेक नई पहलें प्रारंभ की हैं। हम लोक संस्कृति से लोक रोजगार के मंत्र को लेकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रत्येक 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की जो सूची तैयार कर रहे हैं, उससे हमें जहां एक और लोक कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, वहीं हम उनकी सहायता भी कर पा रहे हैं। इस सूची की सहायता से हमारी सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान लगभग 3200 सूचीबद्ध लोक कलाकारों को प्रतिमाह 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा हम लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और अस्वस्थ लोक कलाकारों को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार लोक कला और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 महीने का लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि और
यहाँ के रसिक जन, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी और अन्य सभी अतिथिगण, गुरुजन, कलाकारों को सादर प्रणाम। वर्षों से उत्तराखंड आती रहती हूँ। जब उत्तराखंड नहीं था तब भी आई और उत्तराखंड बना तब भी आई। लेकिन आज का जो विशेष अवसर है, उत्तराखंड राज्य को आज 25 वर्ष हो रहे हैं। रजत जयंती महोत्सव है और मेरा मानना है, ये मैं नहीं कहने जा रही हूँ कि मैं स्वर्ण जयंती पर भी रहूँगी, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड का जो उत्तरोत्तर विकास हो रहा है वो पूरे भारतवर्ष के अन्य राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल है। और इसमें आपके मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं अपने तहे दिल से सराहना करना चाहूँगी। धामी जी, आपके लिए मैं अपनी पुस्तक लाई थी, लेकिन आप तो अब नीचे गए हैं। द जिगजैग माइंड, जो दिमाग अपना है वो कभी भी तीर की तरह नहीं चलता है। योगियों का चलता होगा, हम और आप जैसे लोगों का तो यूं जाता यूं जाता यूं जाता यूं जाता है, जिगजैग। लेकिन लक्ष्य एक ही होता है और वो लक्ष्य है हमारी भारत माता की वंदना, भारत भूमि का उत्कर्ष। तो हमारी संस्कृति के द्वारा हम जो करते हैं काम लगातार, वो यही है। भारत की आत्मा संस्कृति है, भारत की आत्मा प्राण संस्कृति है और यही कला जो हमें धरोहर के रूप में मिली है हजारों वर्षों से, उसी को हम आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करते हैं। आज इस सुंदर ऑडिटोरियम में पहली बार करने का मौका मिला है। सबसे पहले हमारा कलाकार वृंद प्रस्तुत करने जा रहा है गंगावतरण। भगवती गंगा का अवतरण जो हुआ उसकी कथा सर्वविदित है, संक्षिप्त में बता देती हूँ। भगवती गंगा तो अमरलोक की हैं और भगीरथ के प्रयासों से, तपस्या से वो आईं और आज भी बह रही हैं। ये जो कथा है वो अत्यंत रोचक है और उसमें हमें एक ही संदेश मिलता है, भगीरथ की तरह सतत प्रयासरत रहना, उसका सुफल मिलता ही मिलता है। भाजपा जिला कार्यालय चंपावत में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प में उत्तराखंड की भूमिका बेहद अहम रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को इस दिशा में अभी से तैयार करनी होगी। रेखा आर्य ने बताया कि उत्तराखंड ने पिछले 25 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शनी कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 25वें वर्ष को रजत जयंती वर्ष के रूप में लगातार 31 अक्टूबर से लेकर 8 तिथि तक हर जनपद में, जनपद के हर कोने में रजत जयंती उत्सव के रूप में सेलिब्रेशन किया जा रहा है और हर उत्तराखंडी अपने इस 25वें वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के साथ जनमानस का आपस में जुड़ाव हो पा रहा है। मैं समझती हूँ कि इस रजत जयंती वर्ष में इस बात की भी बड़ी विशेषता रही है कि 3 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया और 3 दिवसीय इस विशेष सत्र के दौरान में राष्ट्रपति जी का आगमन उसमें 4 चांद लगाने का काम करता है। मैं समझती हूँ कि प्रदेश की इन 25 वर्षों में ये दूसरा घटनाक्रम होगा
जब देश के राष्ट्रपति जी का उत्तराखंड आगमन और विधानसभा सत्र को संबोधन रहा। इन 25 वर्ष की यात्रा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महत्वपूर्ण हिस्सा था कि उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत बहुत विकास किया है। इसके साथ ही इस बात की भी प्रशंसा थी कि यहाँ पर खेल के क्षेत्र में भी अब महिलाएं भी काफ़ी आगे काम कर रही हैं। इसके अलावा कुछ नसीहतें भी थी कि हम जो जनप्रतिनिधि 70 विधायक वहाँ पहुँचे हैं, तो हम भाग्यशाली हैं कि हमने 70 लोगों को, यानी कि 1.25 करोड़ की आबादी में 70 लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो हमें और अधिक विनम्र होते हुए और अधिक लोगों के साथ में जुड़ते हुए हमें उनके साथ में काम करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जनता ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है, तो वो सेवार्थ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही इन 25 वर्षों में आखिरकार हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने ये हमें राज्य दिया, जिन्होंने हमें उत्तराखंडी होने का पहचान दिया, हम उनको प्रणाम करते हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप जो हमने इस उत्तराखंड को इन 25 वर्षों में हम कहाँ तक ले गए हैं, इन 25 वर्षों का हमें मंथन भी करना चाहिए। राष्ट्रपति जी के माध्यम से कहा भी गया। 3 दिवसीय विधानसभा सत्र में निश्चित रूप से माननीय विधायकों के माध्यम से, माननीय मंत्रीगणों के माध्यम से सरकार ने क्या क्या चीजें काम करी, माननीय विधायकों को ने भी क्या क्या कार्य जनमानस में किए गए हैं, उन सब बातों को 25 वर्ष की यात्रा में रखा गया। जिसमें ये बात, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन किस सरकार में कितने महत्वपूर्ण कार्य हुए वो विधानसभा सत्र के पटल पर रखा गया। और इस यात्रा में हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब वो निर्वाचित हुए, तो तब से लेकर उत्तराखंड की ये 25 वर्ष की यात्रा प्रगति में मैं कह सकती हूँ कि उसमें तेज गति पकड़ी। और वो तेज गति किस प्रकार से पकड़ी, जिसमें हम कह सकते हैं कि विरासत भी और विकास भी दोनों साथ साथ बढ़े। आज हम इस क्षेत्र में आए हैं तो हमने ऑल वेदर रोड जो अकल्पनीय था उसी माध्यम से हम आए हैं। आज हम एयर कनेक्टिविटी से आए हैं तो इन 25 वर्षों की यात्रा में ही वो समाहित है। आज हम गांव भर के सड़कों से, पंपिंग पेज योजनाओं से आज हम जुड़े हैं, गांव के हमारे कोने कोने जुड़े हैं, तो वो इसी 25 वर्षों के मध्य में जुड़े हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे विद्युतीकरण ना हो, तो ये भी हमने देखा है। हम ये देखते हैं कि हमारे, चाहे वो 4 धाम हो, चाहे वो हमारे आदि कैलाश हो, चाहे वो हमारा कैची धाम हो, चाहे वो हमारा जागेश्वर धाम हो, चाहे हमारा सैन्य धाम हो, ये सारे धाम आज अपने विकास मॉडल की ओर अग्रसर हैं या अपने सौंदर्यीकरण के अपने वैभवपूर्ण रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये वही ध्येय है जहाँ पे विरासत को भी आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, और अपनी आज के समय की तकनीक उपयोग करते हुए हमें कैसे, चाहे वो रोड मैप को ठीक करना हो, चाहे कनेक्टिविटी को ठीक करना हो, उस और हम लोग काम कर रहे हैं। ये 25 वर्षों में हम सबको देखने को मिला है। मैं महिला सशक्तिकरण विभाग की यदि बात करती हूँ तो महिला सशक्तिकरण विभाग में हमारी आंगनबाड़ी बहनें की जिस प्रकार से सेवा रहते हैं हम सबको विदित है। राज्य बन रहा था, जब राज्य बना था तो एक समय में वह संख्या जो है वो 45 हुआ करती थी, हमारी 45 परियोजनाएं हुआ करती थी। आज वो 105 परियोजनाओं के रूप में है। हमारे उस समय आंगनबाड़ी 4000 कुछ हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हुआ करती थी, आज वो 40,000 के करीब हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। 20,000 से अधिक हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है, चाहे वो महिला पोषण का हो, महालक्ष्मी किट हो, बाल पोषण का हो, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का हो। इस प्रकार की, चाहे वो काम की ऑथेंटिसिटी बनी रहे, इसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों का भी डिजिटलीकरण किया गया। सारी योजनाएं अधिकतम ये कोशिश की गई है कि वो मोबाइल डिजिटल होते हुए उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, जिसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार स्वयं में भी करती है। तो बाल पोषण योजना भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित है, जिसकी ट्रैकिंग पूरी तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और इसके साथ ही हमने इसी 25 वर्ष के कालखंड में शायद ये अकल्पनीय था कि हमारे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कभी उच्चीकृत होंगे, वो भी उच्चीकृत किए गए और आज वो
आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उच्चीकृत प्राप्त करते हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेवाएं सेवारत हैं। इसी कालखंड में जो है हमने 7,000 से अधिक हमने जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्तियां करी है। इसी कालखंड में हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सम्मानजनक मानदेय देने का प्रयास किया, जहां वो आज 9,500 के करीब 9,300 के करीब मानदेय प्राप्त कर रही है। मैं समझती हूँ कि आंगनबाड़ी बहनें का कल्याण कोष भी और राज्य सरकार की ओर से उनके हित में बनाया गया है। मैं समझती हूँ कि इन्हीं 25 वर्षों में हमने कोरोना जैसा कालखंड देखा और इन्हीं 25 वर्षों में एक योजना बनी, वात्सल्य योजना, जहां हमने अपने अनाथ हुए बच्चे जो कि कोविड में जिनके अभिभावक नहीं रहे या जो कोविड में जिनके अभिभावकों में से एक अभिभावक नहीं रहा, हमने उनको वात्सल्य योजना से जोड़ा, जहां पर उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह हर बच्चे को खर्चा मिलता है ताकि वो अपने शिक्षा दीक्षा या अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और 21 वर्ष तक उसकी देख रेख होती है। वात्सल्य योजना अपने आप में 5% का आरक्षण भी इन अनाथ बच्चों को देती है, जो देश के मैं कह सकती हूँ गिने चुने राज्यों में हमारा भी राज्य शामिल है। वात्सल्य योजना पूरे देश भर के लिए नजीर बनी। मैं अपने उत्तराखंड राज्य में इन 25 वर्षों में एक निर्णय और अहम होते हुए देखती हूँ, जो धामी जी उसके लिए बधाई के पात्र है, जहां 30% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और महिलाएं क्षेत्रीय आरक्षण प्राप्त करते हुए अपने स्वाभिमान और अपनी आत्मनिर्भरता के लिए अग्रसर हुई हैं। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता, जो देश की पहला ऐसा कानून है जहां पर नागरिकों को जनरली कहें तो महिलाओं के लिए जो है किसी प्रकार का समाज में हो रहे भेदभाव को खत्म करने वाला कानून है, जहां पर एक आयु बालिका की विवाह करने का निर्धारण हुआ, जहां पर पैतृक संपत्ति में एक बालिका का हक निर्धारित किया गया, जहां पर बहुविवाह प्रथा को खत्म करने का निर्णय किया गया। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता में महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। मैं कहूंगी कि समाज सुधार के दृष्टिगत महिला को महिला होने का अधिकार या मानव होने का अधिकार जो है वो सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ कि हमारे जो युवा हैं उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इन 25 वर्षों में काम किए गए हैं, इन 25 वर्षों में विशेषता मैं इन कालखंड को जोड़ती हूँ तो नकल विरोधी कानून लाने वाला देश का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड बना। उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर मसूरी के इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने राज्य आंदोलन के सुनहरे और संघर्षपूर्ण पलों को याद किया। उन्होंने बताया कि 1955 में मसूरी नगर पालिका परिषद से शुरू हुई अलग राज्य की मांग का उद्देश्य पहाड़ी जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना था। 1994 में एमजी कॉलेज के छात्रों का आरक्षण आंदोलन और राज्य आंदोलन का संगम हुआ। गोपाल भारद्वाज ने उस समय की दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की जिसमें आंदोलनकारियों का जज्बा स्पष्ट दिखाई देता है। तो अलग राज्य की मांग 1955 में शुरुआत हो गई थी और आपको जानकर खुशी होगी, मसूरी नगर पालिका में जब रामकृष्ण वर्मा अध्यक्ष थे तब भी एक बार बोर्ड में मीटिंग हुई थी कि पहाड़ी राज्यों को अलग किया जाए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ का बहुत विषम परिस्थितियाँ थी और इसका बजट भी बहुत कम आया करता था। तब 8 ज़िले थे, इसके 8 ज़िलों का जो आज के कंपैरिजन में तो बहुत कम आता था। उसके बाद जो आपको शायद पता होगा, एक भारत में जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो एक आरक्षण के जुलूस निकल रहे थे, कई प्रदर्शन हो रहे थे विद्यार्थियों द्वारा, मसूरी में भी ये भी हो रहे थे। तो अगस्त के महीने में, ये मेरे को आज अच्छी तरह याद है, अगस्त के महीने में इसी आरक्षण से संबंधित कॉलेज के स्टूडेंट जुलूस निकाल रहे थे। थोड़े बाद उन्हीं दिनों फिर ये उत्तराखंड की डिमांड शुरू हो गई। वैसे 89 में भी हुई थी जब जनमोर्चा और वीपी सिंह की सरकार थी, तब भी उठती रही है समय पे। लेकिन मेरे को अपने जो बिल्कुल अच्छी तरह याद है तो 23 अगस्त 1994 को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त जुलूस निकला था अलग राज्य के प्राप्ति के लिए। और फिर विदिन एक हफ्ते में ही, मतलब 23 अगस्त से 8-10 दिन के अंदर ही इसने बहुत वैसा रूप ले लिया, गंभीर रूप ले लिया और सारा शहर इसमें इन्वॉल्व हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये झूलागढ़ में जहाँ पर ये गोली कांड हुआ था, यहाँ पे आंदोलनकारी बैठने लग गए थे कि हमें उसकी आपको मैंने फ़ोटो भी दिखाई है। तो और उसके बाद मेरे सामने सब कुछ हुआ धीरे धीरे। और जिस दिन फिर यहाँ पर गोली कांड हुआ, विशेष रूप से यहाँ पे एक नया थानाध्यक्ष की टेम्परेरी मीटिंग की गई और उसको बुलाया गया, नहीं तो यहाँ अत्री जी थे एसओ। और फिर यहाँ पे जब उनको पहले सुबह 10:30-11 बजे यहाँ पे ट्रक भर के उनको यहाँ से ले गए आंदोलनकारियों को,
जो बाद में जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष बने, जोत सिंह गुंसोला हुए, अनिल गोदयाल हुए, ये लाला जी वकील जो है, ये मेरे सामने सब लोग गए, और भी कई थे जो जिनके मेरे को नाम इस टाइम नहीं आ रहे। तो ये सब मेरे उसी दिन शाम को फिर आफ्टरनून में जब मसूरी के लोगों को पता लगा कि यहाँ के आंदोलनकारियों को साजिशन दूर भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश में ले गए यहाँ से, या पहले देहरादून में रखा, फिर उनको मैनपुरी जेल उत्तर प्रदेश में ले गया, उसके विरोध में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जुलूस निकला। और वो वहाँ जैसे ये रिवॉल्विंग माल रोड से आ रहा था तो उधर से भी एक जुलूस आ रहा था, तो दोनों मिलके यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए। और फिर यहाँ जहाँ ये आंदोलनकारी का जो स्थान था, ये जो यहीं झूलागढ़ में था, आज तो उसका वो स्वरूप बदल गया, लेकिन वहाँ पे वो पुलिस और पीएससी थी ना, तो उनके विरोध में कुछ नारे वारे हुए, लेकिन किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि गोलीकांड होगा। हमारे को देखते किसी ने मसूरी में कभी सोचा भी नहीं था कि कभी गोलीकांड भी हो सकता है। सडनली यहाँ पे गोलीकांड होने लगे तो लोग तितर बितर हो गए, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, बहुत अफरा तफरी हुई। और देखते देखते जिनका कोई वो नहीं था वो भी यहाँ पे मार दिया गया उनको। मतलब मेरे सामने सब कुछ हुआ, मैं तो खुद गया। मैं जो राजेंद्र पवार जी थे जिनकी अब मृत्यु हो चुकी, आंदोलनकारी जिनके पिताजी यहाँ नगर के अध्यक्ष भी रहे, हुक्म सिंह पवार, राजेंद्र पवार, वो मेरे साथ ही थे जब यहाँ गोलीकांड हुआ। उसके बाद में फिर उसमें तो 6-7 जो भी मारे गए। बाद में फिर घर घर जाके भी उन्होंने काफ़ी लोगों को उठाया आंदोलन के नाम से। कलम सिंह रावत थे भट्टा गांव के, और थे देवेंद्र लाला जी थे ओमी हलवाई के, ये सब लोगों को घरों से ले गए। और कल्पना जो थी वो तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत दूर था और यहाँ पे इतना उनके भौतिक जानकारी नहीं थी, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ग्राउंड जीरो की जो होनी चाहिए कि पहाड़ों में क्या विषमताएं होती है, क्यों घर लोग अपना छोड़ के पलायन करते हैं, क्यों नहीं ये होता। वो उसीलिए तो उसकी परिक्रमा की कि अलग राज्य होगा तो अलग स्वावलंबी होगा और उसकी अपनी सब कुछ होगा। हुआ तो सब कुछ ठीक है, आज भी बजट काफ़ी बढ़ गया और सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी पलायन अभी नहीं रुका है। पलायन रुकेगा नहीं जब तक जो गांव खाली हो रहे हमारे उत्तराखंड के कई लोग, उनका रोज़गार वहीं पे करना पड़ेगा और वहीं उनको नौकरी देनी पड़ेगी, वहीं पे उनके लिए कुछ ना कुछ उद्योग लगाने पड़ेंगे, जिससे यहाँ के बच्चे बाहर ना जाएँ। जैसे और हर एक को अपने राज्य के बच्चों को अपने राज्य में रहने का पूरा वो होता है, लेकिन उनको मजबूरन बाहर घर छोड़ना पड़ता है, पलायन करता है। गांव में छोटे छोटे लोग या तो बच्चे नज़र आएंगे या बूढ़े नज़र आएंगे, तो वो उसका विषम परिस्थिति हो गई जो जिसका कल्पना करी थी उसमें थोड़ी बहुत अभी भी कमी है। और जिला विशेष जिले के हिसाब से कोई इंडस्ट्री लगानी चाहिए, किसी ज़िले में कुछ है, किसी ज़िले में कुछ है विशेषता है, उसी हिसाब से उसको सेक्टर वाइज वो करके उसी से हिसाब से डेवलप किया जाए। कुछ क्षेत्र तो काफ़ी डेवलप हो गए, लेकिन कुछ अभी भी अछूते रह गए और पलायन अभी भी जारी है। जिसकी कल्पना की थी हमारे जो आंदोलनकारी थे, जो जिन लोगों ने इसको सोच के रखा था, वो इसी वजह से अभी लैग कर रही है अभी भी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये तो नहीं हम कह सकते कि काफ़ी हमारे देखते देखते विकास भी हुआ है, सड़कें बन रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन विकास नियमित रूप से होना चाहिए। पहाड़ के स्पेसिफिक सोच के होना चाहिए, ये नहीं कि अंधाधुंध होना चाहिए। आप समझते हैं ना कि जंगल काट दिए या कहीं बिना सोच के होटल बन गए या कुछ हो गया, तो वो पहाड़ को पहाड़ ही रहने दो, पहाड़ को आप परिवर्तन मत करिए, उसको उसकी पवित्रता है, जो उसकी पवित्र है उसको बनाए रखें, और उसके होते हुए भी अपना उद्योगों को और बढ़ाया जाए। और इसकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी पहले से, मैं ये नेगेटिव बात नहीं कर रही, काफ़ी सुधरी भी है, लेकिन अभी भी जो लोग जा रहे हैं ना, कई हम सुनते हैं कि गांव खाली हो गए, बिल्कुल बॉर्डर पे काफ़ी हो गए, तो वो क्यों जा रहे हैं? बाकी शिक्षा विक्षा में काफ़ी अब हो रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अच्छे कुछ हो रहा है, रेलवे लाइनें आ रही है, लेकिन वही है कि विकास तो कर रही है, लेकिन ये ना होना चाहिए ना कि इससे प्रदेश को नुकसान भी होता है ना। अभी इस साल आपने देखा, इस साल कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, तो उसका भी तो यही कई कारण है। मौसम बदल रहा है, बर्फ़ पड़नी बंद हो गई, कम हो गई बर्फ़, मौसम काफ़ी बदल गया। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक में विकलांगों के लिए उपलब्ध कराई गई व्हील चेयरें जंग खाकर बेकार पड़ी मिली। जानकारी के अनुसार ये व्हील चेयरें लंबे समय से खुले मैदान में रखी हुई हैं और अब पूरी तरह खराब हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह व्हील चेयरें सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही के कारण अब इनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि ब्लॉक विकास अधिकारी मानस मित्तल को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि ब्लॉक में व्हील चेयरें आई भी थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में जांच की जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सबसे आगे सर नमस्कार
सर ये जो चेयर्स रखी हुई हैं विकलांगों की यहाँ पे भादरवा ब्लॉक के अंदर, ये कैसे यहाँ पे रखी हुई हैं? इनमें जंग भी लग चुका है। ये कितने टाइम से आई थी यहाँ पे और क्यों लाभार्थियों को दी नहीं गई है अभी तक? ये अभी जो लास्ट कैंप लगा था 1.5-2 महीने पहले समाज कल्याण की तरफ से लगा था। इसमें आर्टिफिशियल जो लिम्स कंपनी है उन लोगों के द्वारा ये वितरण किया जाना था और आप ही के वीडियो के माध्यम से ही ये तुरंत अभी मेरे संज्ञान में आया कि ऐसे यहाँ पे व्हील चेयर्स रखी हैं। इसमें तुरंत अभी यहाँ पे जो ईडीओ समाज कल्याण है उनको बुला के मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि तत्काल जो भी लाभार्थी हैं, क्योंकि जो अभी उस समय के समाज कल्याण अधिकारी थे उनसे वो डेटा मंगा रही है कि ये व्हील चेयर्स एक्चुअली में किसको आवंटित की जानी थी, उनका तुरंत डेटा मंगवा के इनको निर्देशित किया है 3 दिन के अंदर जिस भी लाभार्थी है उनको दी जाए। सर व्हील चेयर में जंग लग चुका है, अगर उनकी लापरवाही है तो क्या इस लापरवाही पर आप उन पर कुछ नोटिस? हाँ, इसमें जो भी अगर व्हील चेयर पर अगर जंग लगा हुआ है या कुछ खराबी है तो संबंधित कर्मचारी अपने उससे उसको सही करवा के तभी हम लोग उसको लाभार्थी को सौंपेंगे। सर एक व्हील चेयर का मतलब दाम कितना होगा? ये दाम हम लोगों को नहीं पता क्योंकि ये कंपनी की तरफ से दी जाती है। अच्छा, कंपनी की तरफ से थी। तो कब तक हो जाएगा सर? ये मैंने अभी उनको बोला है 3-4 दिन में ही इसको करने के लिए, तो अभी वो डेटा मंगवा रही हैं, तो कोशिश करके 1 हफ्ते के अंदर हम लोग इसको। तो सर वो अधिकारी के क्या नाम था जिन्होंने लापरवाही की है? ये अंशुल राठी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में किसानों ने बेंगलुरु की आलू विस कंपनी पर करोड़ों रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार कई गांवों के किसान बीज कंपनी के किए गए सौदे के तहत रुपए देने के बावजूद बीज नहीं मिलने और कंपनी से फरार होने से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए कंपनी को दिए थे, लेकिन अब कंपनी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिली। धरने का मुख्य उद्देश्य कंपनी से पैसे वापस दिलाना और बीज कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। नाम नदीम है जी। अच्छा, यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या मामला है, कब तक ये चलेगा? मामला यह है जी कि उत्कल कंपनी है बेंगलोर की, जो यहाँ किसानों से आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी। किसानों ने अपना सारा आलू उन्हें दे दिया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। पिछले 1.5-2 महीने से बराबर किसान बराबर चक्कर काट रहे हैं डीएचओ साहब, डीएम साहब के यहाँ, और 3 थानों में इसकी एफआईआर भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने लोग हैं जो किसान हैं जो परेशान? 139 किसान हैं जी। तो क्या मांग रहेंगी अब आपकी? हमारी मांग ये रहेगी जी, हमें तो हमारा पैसा चाहिए, ये मांग है हमारी। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर आपसे कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। धरना कब तक रहेगा आपका? धरना जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक धरना रहेगा। कितने गाँवों के लोग हैं यहाँ पर? इसमें बहुत सारे गांव हैं, कम से कम 20 गांव होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत डागर है जी, गाँव वारपुर। क्या मामला आज यहाँ पर? मामला ये है जी, उत्कल ट्यूबर नाम की कंपनी है, बेंगलोर की कंपनी है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई जी आलू की, और हमें अपना बीज बेचा और हमारा आलू बाईबैक जो है 11 रुपये 90 पैसे वापसी लेने का वादा है। हमारा आलू सारा टोटल वापसी ले लिया, लगभग 4 करोड़ रुपए का आलू जो है किसानों को वापसी ले लिया। 139 किसान है हापुड़ ज़िले के, और उनका वादा है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है हमारा टोटल पेमेंट फाइनल कर देंगे। हर किसान से एक सिक्योरिटी के तौर पे उन्होंने एक ब्लैंक चेक लिया, और वो ब्लैंक चेक जो है 1 अप्रैल तक सब किसान आलू खोद के पहुँचा देते हैं, तो 1 अप्रैल तक वो ब्लैंक चेक वापसी देने का वादा है। ना तो वो ब्लैंक चेक वापसी दिया और ना ही अभी तक कोई भी किसी किसान का पैसा दिया। किसी किसान के 2-4 किसानों के 50-50 हज़ार रुपये आए हैं, बाकी किसान सब ऐसे ही हैं। कब लिए थे आलू ये आलू लिए जी फरवरी से लेकर 15-20 मार्च तक सब एंड हो गया जी आलू। 2025। हाँ जी। तो फिर अब क्या कहते हो भैया? अब ये लगा लो आप, जो 6 महीने हो गए, कोई किसान ऐसा नहीं है कि जिसने जो है यहाँ के 50 चक्कर या 100 चक्कर ना मारे हों। किसानों के पैरों के चप्पल फट गई, डीएचओ साहब के दौरे आते हुए, डीएम साहब के दौरे आते हुए। आश्वासन मिलता है पर समाधान कुछ नहीं हुआ, कोई समाधान अभी तक नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।